सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 साइकोलॉजी ऑफ क्लास 11 पार्ट 2। तो इसके अंदर हम कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स थे जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन, एंड लास्ट टॉपिक इज इन एवरीडे बिहेवियर कि हम इन एवरीडे लाइफ साइकोलॉजी को कैसे यूज करें। सो स्टार्ट करते हैं विद डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया से। इससे पहले इस सेशन को लाइक मत करो बट शेयर कर दो ताकि हर किसी फ्रेंड के पास ये वीडियो हो और वो अपनी एंगल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी और भी वन शॉट वीडियोस के। सो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। देखो, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो साइकोलॉजी एज इट इज हमारे इंडिया में नहीं आ गया। पहले इसको फिलोसफी के टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता था, मतलब फिलोसफिकल रूट्स में इसका टर्मिनोलॉजीज मिलती थी हमें कि भाई मेंटल कॉन्शियस क्या होता है, सेल्फ क्या होती है, माइंड क्या होती है, बॉडी क्या होती है, डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस कौन कौन से हमारे बॉडी में रोल प्ले करते हैं। सो पहले हम सारा का सारा इन फिलोसफिकल रूट्स में पढ़ते थे, बट धीरे धीरे इसको एक अपना डिसिप्लिन दिया गया, अपनी एक ब्रांच माना गया और इसको इंडिया में धीरे धीरे डेवलप किया गया था। पहले कुछ ही सेंटर्स में था, फिर धीरे धीरे ओवरऑल वर्ल्ड में ये आना स्टार्ट हो गया ये कोर्स। अगर आज भी आप देखोगे तो ये कोर्स बहुत ही कम हमारे कॉलेजेस या प्राइवेट में तो सब में ही है, बट नॉर्मल कॉलेज जो है हमारे ड्यू वगैरह के उसमें बहुत कम ये मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही है कि अभी भी वर्ल्ड वाइड ये इतना फेमस नहीं हुआ है एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, सो धीरे धीरे हो रहा है ये। तो अगर हम बात करें फिलोसफिकल रूट्स की, फिलोसफिकल रूट्स इन द इंडियन ट्रेडिशन हैव नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। जो डेवलपमेंट था डिसिप्लिन इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ पर ये चीज डोमिनेंस नहीं थी साइकोलॉजी की। पहले इसको वेस्टर्न साइकोलॉजी या वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न एरियाज में ज्यादा हम इसको पढ़ते थे इस डिसिप्लिन को। अब तो हमारे देश में धीरे धीरे एक फिलोसफी से जब अलग सेपरेट हुआ ये साइकोलॉजी, फिर इसको पढ़ना लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अगर हम बात करें मॉडर्न ईरा की, तो मॉडर्न ईरा की अगर हम बात करें तो इंडियन साइकोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई थी? डेवलपमेंट ऑफ कहाँ से हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसका सिलेबस लेकर आई थी। साथ में इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया था इन्होंने और सबसे पहली लेबोरेटरी सेटअप करी थी इन 1915 के अराउंड। ठीक है, कहाँ पर? इस यूनिवर्सिटी में। फिर धीरे धीरे इसी यूनिवर्सिटी में पूरे एक साल बाद 1916 में एक डिपार्टमेंट बना साइकोलॉजी का, क्योंकि पहले जो डिपार्टमेंट बना था वो फिलोसफी का बना था और फिलोसफी के सिलेबस में हम इसको ऐड कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को। बट बाद में खुद से इसका एक डिपार्टमेंट बना इन 1916 में। गॉट इट। नेक्स्ट इसके बाद जब अप्लाइड की बात आई तो अप्लाइड साइकोलॉजी का कब बना? इन 1938 में इसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना, वो भी कब? बहुत लेट बना। ठीक है, तो देख रहे हो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा था बट बहुत ही स्लो प्रोसेस था। अगर हम बात करें कि किसने करा था ये फर्स्ट लेबोरेटरी सेटअप, किसने करी, तो वो करी थी एन सेन गुप्ता ने, क्योंकि वही बहुत बड़े हमारे इन्फ्लुएंसर थे इंडिया में साइकोलॉजी को लेके आने वाले। ठीक है, सो यही हमारे डॉक्टर एन सेन गुप्ता जो थे वो ट्रेन थे यूएसए से और साथ में वो विल्हम वुंड के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक है, बहुत सारे इन द सेंस कि इन्होंने सीखा था एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशंस के बारे में और कैसे मतलब ये साइकोलॉजी और इन सब के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले स्टडी किया। फिर ये धीरे-धीरे हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेकर आए। इसके बाद आपके आए थे प्रोफेसर जी बोस। ये जो प्रोफेसर जी बोस थे, ये कहाँ ट्रेन थे? फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस जो थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड, उस एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेन थे। ठीक है, उधर से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने अपनी एक इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन डेवलप करी इन 1922 में। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, पटना में बहुत सारे टीचिंग सेंटर्स या रिसर्च वगैरह बने। फिर धीरे-धीरे हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बनाया गया, सेपरेट हो गई और बहुत सारे मतलब 2 सेंटर्स जो थे हमारे एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी के कहाँ-कहाँ है? यूजीसी एट उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ पर सेटअप किए गए थे। बाद में 70 यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स ऑफर कराया गया। ठीक है, फिर हम बात करें अगर इस बुक की, दुर्गानंद सिन्हा की बुक की, तो ये थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। क्या थी? साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। दुर्गानंद सिन्हा, आपको पता है दुर्गानंद सिन्हा जो थे हमारे इकोलॉजिकल और हमारी जिसमें हमने चैप्टर 4 में भी बात करेंगे इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट की, इन्होंने एक अपनी ही इकोलॉजिकल मॉडल बताया था। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट इन्होंने यहाँ पर एक साइकोलॉजी की बुक डेवलप करी थी जिसका नाम था थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, अब इस बुक को इंडियन एक्सपीरियंस पब्लिश इन 1986 कब हुई थी? 1986 में हुई थी, जिसमें सोशल साइंस मतलब साइकोलॉजी को एज अ सोशल साइंस की हिस्ट्री बताते हुए इन्होंने 4 फेज बताए थे इसके। सब इनके अकॉर्डिंग पहला फेज जो था वो टिल इंडिपेंडेंस था। ठीक है, वाज अ फेज विद एम्फसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, साइको एनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च। ठीक है, इन सब पर ये डिपेंडेंट था हमारा पहला फेज जो इंडिपेंडेंस के वक्त आया था। तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, रिसर्च इन सब की बात की गई थी। फिर सेकंड फेज जो आया वो 1960s के अराउंड आया। वही 10-12 साल बाद ये 1960s के अराउंड आया, जिसमें की ब्रांचेस जो हमने अभी पढ़ी है ना, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, वो सारी ब्रांचेस का इसमें एक्सपेंशन हुआ था। इस फेज में इंडियन साइकोलॉजिस्ट शो अ डिजायर टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग टू लिंक, मतलब वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न तो अडॉप्ट कर ही रहे थे वेस्टर्नाइजेशन को, बट वो उसमें एक लिंक छोड़ रहे थे इंडिया।
ठीक है। आफ्टर दिस पोस्ट 1960s की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्चर मतलब भाई एड्रेस करना स्टार्ट किया इंडियन प्रॉब्लम्स। आपको पता है अप्लाइड साइकोलॉजी में भी हम एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, मतलब इंटरवेंशंस निकालते हैं, स्ट्रेटजीज निकालते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है। सो 1960s के बाद जो वो फेज आया थर्ड, उसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च की गई, मतलब एड्रेस किया गया प्रॉब्लम्स, जैसे पॉवर्टी थी, ठीक है, इतना ज्यादा पॉवर्टी थी हमारे यहाँ पर, इतना मेंटल पीस नहीं था, मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को नहीं पता था, तो उन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की गई। आफ्टर दिस इन लेट 1970s के वक्त क्या हुआ था, इंडिजनाइजेशन आ गया था, मतलब ये एक लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, तो वही कल्चरली सोशली रिलेवेंट चीजों पर भी बात करना स्टार्ट किया था फोर्थ फेज में। ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल क्या था, चार फेजेस में इस बुक को डेवलप किया गया था, और चार फेजेस में इन्होंने चार फेज बताए थे आपके पूरे साइकोलॉजी के। फिर आपको पता है साइकोलॉजी इन इंडिया इज नाउ बीइंग अप्लाइड, बेसिक भी है और अप्लाइड भी है। ठीक है। हर एक एरियाज में होती है आपकी साइकोलॉजी, हमने ब्रांचेस में हमने वही डिस्कस किया कि सिर्फ एक प्रॉपर यही नहीं कि किसी को बच्चों को प्रॉब्लम है या फिर बच्चों को डिसऑर्डर है, उसी एरिया में नहीं पढ़ते हम साइकोलॉजी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्रियल हो चाहे वो किसी भी एरिया में, हम साइकोलॉजी को एज एन स्टडी करते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो बेसिक्स और अप्लाइड में सिंपल डिफरेंस है, बेसिक वो जिसमें हम थ्योरीज या थॉटिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं, अप्लाइड वो जिसको हम उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाइड को यूज करते हैं, एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, उससे कुछ इंटरवेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। सो अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा डेवलपमेंट, सॉरी, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। अब साइकोलॉजी को दूसरे डिसिप्लिन के साथ कैसे रिलेट किया गया, वही देखेंगे कि आपको पता है साइकोलॉजी अपने आप में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजी किसी ना किसी हर एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है, हर एक सब्जेक्ट में किसी ना किसी कनेक्ट उसमें मिल ही जाता है। ठीक है। इसलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिलोसफी की, तो अभी हमने कितना पढ़ा कि भाई फिलोसफिकल रूट्स में साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज मिलती थी, हम फिलोसफिकल टर्म में हम पढ़ते थे व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड, हाउ डू ह्यूमन कम्स टू नो देयर मोटिवेशंस एंड इमोशंस, सब हम फिलोसोफर्स के कंसर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते थे इन द लेटर 19th सेंचुरी। वुंट और अदर साइकोलॉजिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को यूज किया था धीरे धीरे, एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी धीरे धीरे इमर्ज हुई। तो पहले साइकोलॉजी को फिलोसफी के थ्रू ही ड्रॉ किया जाता, तो इसलिए हम फिलोसफी और साइकोलॉजी आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड कंसेप्ट देखे जाते हैं। ठीक है। सो वही लिखा हुआ, इट ग्रेटली ड्रॉज फ्रॉम फिलोसफी पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ नोइंग, है ना, अगर हम बात करें नोइंग वेरियस डोमेन्स ऑफ ह्यूमन नेचर, तो फिलोसफिकल बातें हैं सारी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मेडिसिन के साथ साइकोलॉजी को रिलेट किया गया। आपको पता है ना भाई, सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना इज नॉट अ बिग डील, है ना, मेंटली भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हम मेंटली कैसे हेल्दी होंगे, सो मेंटली मतलब मेंटल माइंड को जब यहाँ पर लेके आया गया, मतलब मेंटल हेल्थ को जब लेकर आया गया, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट की बात की। तो डॉक्टर्स हैव रियलाइज कि भाई अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो हेल्दी माइंड तो होना ही होगा। तो अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट, द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन हेल्थ hazardous behaviors and in adhering to the prescribed doctors। वही लिखा हुआ कि लोगों ने, डॉक्टर्स जो थे ना वो भी चाहते थे साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए रहे, क्योंकि वो और मतलब डॉक्टर्स प्लस साइकोलॉजिस्ट मिलकर एक प्रॉब्लम को हैंडल कर पा रहे थे। जैसे कि आपके पेशेंट्स जो फिजिकली चैलेंज है, जिनको एड्स है, उनको ना सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, एज अ फिजिशियन की जरूरत नहीं थी, उनको एक काउंसलिंग की भी जरूरत थी, ताकि वो अपने आप की वेलबींग को, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर पाए। तो इसलिए मेडिसिन के साथ भी हम साइकोलॉजी की फील्ड को देखते हैं, तो ये काफी इंटररिलेटेड प्रोसेस है दोनों के अंदर। वैसे ही आपको पता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, आपकी सोशियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, जितने भी ये सिस्टर्स है सोशल साइंस की, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है किसके साथ, साइकोलॉजी के साथ। आपको पता है इकोनॉमिक्स में इन माइक्रो लेवल पर हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, सेविंग बिहेवियर पढ़ते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का रोल है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैव यूज्ड डाटा ऑन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स टू प्रिडिक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स नेमली एच साइमन, ये जितने भी आपके इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिसर्च की गई है उसको कंसीडर करते हैं, सो इसलिए उधर भी पढ़ा जाता है। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, रिजोल्यूशन, वोटिंग बिहेवियर, ये सब हम कौन किस में देखते हैं, सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा क्लोज है, क्लोज ब्रांचेस है, क्यों, क्योंकि इसमें हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना, तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, सो इसलिए कहीं ना कहीं आपस में बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, आजकल एआई वगैरह बहुत है, एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एआई में काफी सारे साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। सो वही लिखा हुआ है, फॉर द वेरी बिगिनिंग द एफर्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज बीन मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड, है ना, सो इसलिए in terms of how a computer is structured, its memory, organized, sequential, simultaneous processing of information, तो यहाँ पर भी भाई किसकी जरूरत है, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर सीकिंग to make computers not only more and more intelligent,
बल्कि एक मशीन जो सेंस कर पाए, फील कर पाए, ठीक है? तो एआई के अंदर भी कहीं न कहीं हम साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम बात करें लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की, तो ऐसे क्वेश्चन्स जैसे कि हाउ वेल अ विटनेस रिमेंबर कि भाई कितनी देर तक उस विटनेस को वो एक्सीडेंट के बारे में रिमेंबर हो सकता है, या जो भी स्ट्रीट फाइट हुई थी या मर्डर उसने जो किया था, किस तरीके से रिपोर्ट करेगा, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो आपका जज है, उसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन सब का क्वेश्चन कौन देती है? आपकी फोरेंसिक साइकोलॉजी प्लस आपकी क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी डिस्कस करती है ना? सो व्हाट फैक्टर्स आर हेल्ड इम्पोर्टेंट होल्डिंग कल्प्रिट, है ना? ये सारे क्वेश्चन्स कौन करती है? आपकी एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजिस्ट कहीं न कहीं आपकी लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी भी साइकोलॉजी से बिल्कुल ज़्यादा क्लोज़ है। ठीक है? मास कम्युनिकेशन मीडिया, भाई मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। सो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारी थिंकिंग, एटीट्यूड और हमारे इमोशंस को। इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज्ड है। सो दे हैव आल्सो रिड्यूस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, है ना? तो इम्पैक्ट जो है मीडिया का फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स में क्या पड़ता है या बच्चों पर क्या पड़ता था, इन सब चीज़ों को कौन पढ़ता है भई? साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं भई, हम कैसे कम्युनिकेशन लेकर आए? पॉजिटिव साइकोलॉजी की जहाँ मैं बात करती हूँ, है ना? कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ह्यूमन इवेंट्स की बात की गई है, साइकोलॉजी के बिना नहीं हो सकती। तो ये दोनों भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो सिंस मोस्ट स्टोरीज डील विद ह्यूमन इवेंट्स, नॉलेज ऑफ देयर मोटिव्स, इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? स्टोरी विल हैव मोर इम्पैक्ट इफ इट इज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड इंसाइट, है ना? अगर आप सोचो, ये न्यूज़ में दिखाते हैं कोई चीज़, न्यूज़ में जब तक वो इंटरेस्ट मतलब वो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएँगे या लोगों की जो बिहेवियर, लोगों के जो इमोशंस है, ये जो लोग देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखाएँगे, तो वो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो वही बात है, मीडिया में भी कहीं न कहीं हमारी साइकोलॉजी का उतना ही रोल प्ले है, जैसे हमारे और सारे डिसिप्लिन्स में। ठीक है? अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है, ये सारा एक बहुत अच्छा से यहाँ पर फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करके दे रखा है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट म्यूजिक फाइन आर्ट्स, आजकल म्यूजिक थेरेपी, है ना? डांस थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, ये थेरेपीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर है, व्हाई? बिकॉज़ आपको पता है ना, म्यूज़िक और इमोशन कहीं न कहीं हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को बहुत ही काम डाउन कर देता है। तो म्यूजिशियंस इन इंडिया हैव रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद व्हाट दे कॉल म्यूज़िक थेरेपी। रागास जो होते हैं उनके जो भी राग वगैरह होते हैं उनके, उनकी थ्रू वो क्या करते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स, एक मेंटली एलिमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दिस आर्किटेक्चर, अब तो आपका घर जो है, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं या फिर एक्सटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं, उन सबका काम भी क्या होता है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करना, घर को एक तरीके से बनाना, है ना? सो इंजीनियर्स मस्ट आल्सो टेक इंटू अकाउंट ह्यूमन हैबिट्स, में उनको एक प्लान करना पड़ता है ह्यूमन हैबिट्स कैसी है फॉर सेफ्टी। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, आपने बहुत सारी डिजाइनिंग करी होती है। वो डिजाइनिंग क्यों? बड़े अच्छे-अच्छे कुछ ना कुछ बना रखे होते हैं, क्योंकि लोग का इंटरेस्ट बढ़े, लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाए, जो भी वो टेंशन में है इन सब चीज़ों को देखकर। तो साइकोलॉजी इज़ लोकेटेड एट हर एक सेक्शन में है, हर एक उस नॉलेज के साथ हम साइकोलॉजी को पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है? सो लास्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ, आपको पता है हम कॉमन सेंस की बात नहीं करेंगे, बट सबको क्यूरियोसिटी है हमारे माइंड में, हमको ना रोज-रोज हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे टर्म्स में, है ना? तो दीज़ में रेंज फ्रॉम प्योरली पर्सनल, जैसे कि अगर कोई भी डॉटर है जो फेस कर रही है अल्कोहलिक फादर को, अल्कोहलिक मदर को, वो डील कर रही है इन सब प्रॉब्लम के साथ। तो जब भी बच्चों को साइकोलॉजी की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है साइकोलॉजी की, तो एक ह्यूमन नेचर के बारे में जानने के लिए एक साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो हम डे टू डे लाइफ में हर एक सिनेरियो में अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारी लार्जर ग्रुप टू कम्युनिटी सेटिंग की बात हो, ठीक है? फैमिली प्रॉब्लम्स की बात हो, ठीक है? सोशल ग्रुप्स की बात हो, इंटरनेशनल डायमेंशंस की बात हो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप रिलेशन, हर किसी में हम साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं। इवन आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना, सोशल रिफॉर्म्स, इंटरवेंशंस एट द इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी चीज़ों को क्या ज़रूरत है चेंज की, तो वो कैसे होंगे इन साइकोलॉजिकल नेचर के अकॉर्डिंग किया जाए, ताकि हर किसी की थिंकिंग, हर किसी का एटीट्यूड, माइंडसेट बिल्कुल स्टेबल रहे, वो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब ना हो बेसिकली, है ना? सो साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ दीज़ प्रॉब्लम्स हेल्प बोथ इन हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि भई समझना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को, फिर ही हम कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस निकाल सकते हैं और उन पर कुछ एड्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए साइकोलॉजी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करती है। द पोटेंशियल ऑफ साइकोलॉजी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज़ बीइंग रिलायज मोर एंड मोर, है ना? साइकोलॉजी के पास ही इतना वो है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है इन अ वेरी सिंपल वे। सो मीडिया हैज़ प्ले अ वाइटल रोल, है ना? करती है ना मीडिया, काउंसलर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, कहीं न कहीं बच्चों की प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम्स, अडल्ट की प्रॉब्लम, एल्डरली पीपल की प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, पॉवर्टी से रिलेटेड हो, इंटर ग्रुप वायलेंस की बात हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो, हर किसी में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो मेनी साइकोलॉजिस्ट नाउ प्ले एन एक्टिव रोल डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम, है ना? जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, है ना? हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इन प्राइवेट सेक्टर, हर किसी एरिया में हम साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट का
हमें हेल्प कर रहा है वो। सो हर एरिया की बात करें, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हमारी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा, अगर हम बोले तो योगदान है। सो द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट यू विल लर्न इन दिस कोर्स शुड बी मेड यूज इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। इवन आप तुम जब पढ़ोगे ना, इसमें बहुत बहुत सारी बात आएगी, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, मोटिवेशन की बात आएगी। कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपके पर्सनल इंप्रूवमेंट में बहुत आपको हेल्प करेंगे, है ना? आपको एक बेसिक फीडबैक दे सकते हैं आपके ओपिनियंस के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, है ना? बहुत सारे हैबिट्स जो है आपकी जो चल रही है उसको ठीक कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस और बैलेंस लेके आती है साइकोलॉजी हमारी लाइफ में, और हमारी पूरी डेली बेसिस पर साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। सो ये हमारी डेवलप करने के लिए गुड हैबिट्स वो डेवलप करती है, हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारा पर्सनल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी की। ऑल्सो हमारा जो स्ट्रेस है, बहुत बड़ा आपका जो स्ट्रेस है उसको भी दूर करती है। इसलिए द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज क्वाइट यूजफुल इन अवर एवरीडे लाइफ। ऑल्सो ये हमारी पर्सनल और सोशल पॉइंट्स को क्या करती है, इंप्रूव करती है। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर है। अभी लास्ट में मैं आपको एक बार डेट्स बता देती हूँ थोड़ी-सी, इस चैप्टर में काफ़ी सारी डेट्स हैं, उनको भूल मत जाना, ठीक है? जैसे कि आपकी ये वाली डेट्स आ जाएगी, 1879 किसने डेवलप किया था? विल्हेम वुंड ने सबसे पहली लैबोरेटरी सेटअप करी थी लिप्जिग, जर्मनी में। फिर आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म और इन सब के कौन-कौन आए थे? स्ट्रक्चरलिज्म में आपके विल्हेम वुंड थे, ठीक है? फिर इसकी बात करें, इसमें इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने मेथड दिया था। फिर एक बार फंक्शनलिस्ट में आपके कौन थे? ये विलियम जेम्स थे, है ना? वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें, जेस्टॉल्ट में मैंने उस दिन शायद बताया भी था कि नहीं, मैक्स वर्थमियर, कोहलर, कॉफका इसके आपके कौन थे? इसके प्रोपोनेंट रहे थे। फिर बिहेवियरिज्म में जॉन वाटसन फादर है, ठीक है? पता होना चाहिए, सारे फादर्स मैंने आपको बताए थे, तो ये वही उन सबके डेट्स दे रखी है। इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले डेवलप किया था इन 1905 में, इवान पाव्लोव को एक नोबेल प्राइज़ विनर मिला हुआ है। सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था साइको एनालिसिस इन 1900, ठीक है? सो डॉक्टर एन एन सेनगुप्ता, ठीक है? राधा कमल मुखर्जी, जिन्होंने आपकी सोशल साइकोलॉजी की पहली बुक लिखी थी 1928 में, है ना? वो सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत डेट से पढ़ के रखना, निमहंस कब सेटअप हुआ था बैंगलोर में, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखना। ऑल्दो इसमें और कुछ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ब्रांचेस आपको पता होना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। सो दैट्स इट, इतना ही आज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत सारे लोगों को ये शेयर कर दो। साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद चैप्टर नंबर 2। थैंक यू, बाय बाय।